Hello everyone, today we are taking our first lecture on forensic medicine and toxicology. The topic is FMT IPC sections. And in the high yielding points from the IPC sections. This lecture is posted by Team Homeopathy MCQs. Okay, now we come directly to the legal sections. CRPC sections and IPC section. So first we are taking the CRPC section 1861. CRPC and IPC are both are the difference. CRPC means Criminal Procedure Code and IPC Indian Penal Code. Both are the difference. CRPC is mainly related to the civil suits and family disputes, and IPC is the all the legal sections come under the IPC section. So CRPC सेक्शन 1861, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जिसमें से पहला है द कॉग्निजिबल ऑफेंस. द कॉग्निजिबल ऑफेंस, द पुलिस कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट, एग्जाम्पल रेप, मर्डर. कॉग्निजिबल ऑफेंस वो है जिसमें कि पुलिस विदाउट वारंट के किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकती है, जैसे मर्डर और रेप केस में. सेकंड इज अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस. दिस रिक्वायर्ड वारंट फॉर अरेस्ट. इसमें वारंट की आवश्यकता पड़ती है. ओके, नाउ द सम्मन केस. देखिए, सम्मन एंड वारंट बोथ आर द डिफरेंट. सम्मन केसेस, सम्मन एंड वारंट बोथ आर द डिफरेंट. सम्मन उस केसेस में है जिसमें कि सज़ा 2 साल से कम की है या 2 साल की है, और वारंट उस केस में होता है जिसमें कि सज़ा 2 साल से ज़्यादा की है. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 53A. इट टेल्स द रेप accused examination, consent of accused not must. For examination of accused, minimum reasonable force can be used under 53(1) CRPC. इसमें रेप एक्यूज का एग्जामिनेशन के लिए कंसर्न की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नाउ द सेक्शन 164A. रेप विक्टिम एग्जामिनेशन, कंसेंट ऑफ विक्टिम मस्ट. इसमें रेप विक्टिम की कंसेंट लेना ज़रूरी है. रेप एक्यूज की एग्जामिनेशन के लिए कंसर्न नहीं लेना है, और रेप विक्टिम की एग्जामिनेशन के लिए कंसर्न लेना ज़रूरी है. ओके, नाउ द सेक्शन 61 to 69 deal with summons. All type of summons come into these sections 61 to 69. Now the next section is section 174. It is the police inquest, and section 176. Now section 3091, day-to-day trial of witness in rape trial. तो रेप का जो विटनेस है उसकी कितनी बार कैसी क्या ट्रायल हो सकती है, उसके लिए ये सेक्शन है. द नेक्स्ट सेक्शन इज पावर टू रिकॉल विटनेस. तो रेप केसेस हैं, उनमें विटनेस को कितनी बार कैसे क्या बुलाना है, उसका जो है उसका जो पावर है कोर्ट का, वो 311 सेक्शन में आता है. Now next section is 327. It is known as the camera trial.
रेप केसेस में विटनेस को बार बार बुलाने में काफ़ी दिक्कत होती है, विटनेस आना नहीं चाहती और उनको बार बार बुलाने में दिक्कत भी होती है। इसके लिए कोर्ट ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, उसको हम लोग कैमरा ट्रायल बोलते हैं। तो इसमें जो ट्रायल है, ट्रायल इन क्लोज्ड कन्फाइंड स्पेस विथ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल बाय ए वुमेन जज इन रेप केसेस। रेप केसेस में एक क्लोज रूम में वुमेन जज के सामने उस रेप विक्टिम के बयान लिए जाते हैं। इसको कैमरा ट्रायल बोलते हैं और सभी बयान उसके कैमरे में कैप्चर होते हैं, उनकी सबकी रिकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 357C. This section says the hospital role for victims of sexual assault and acid attack. First aid for victim to be free of cost, and if the hospital refuses, punishable under 166B IPC. ये सेक्शन कहता है कि यदि कोई एसिड अटैक का या सेक्सुअल असॉल्ट का कोई भी विक्टिम आता है तो हॉस्पिटल कोई भी हो, सरकारी गैर सरकारी, यदि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट एड नहीं देता है या उसको मना करता है तो ये एक पनिशेबल एक्ट है और ये IPC 166B IPC के तहत पनिशेबल है। ओके, द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 416, पोस्टपोनमेंट ऑफ execution of death sentence of a pregnant female by High Court. This is an important CRPC section which tells यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है तो हाई कोर्ट उसके डेथ सेंटेंस को या मृत्युदंड को कैंसिल कर सकता है। अभी रिसेंटली एक केस आया जिसमें कि एक महिला को डेथ सेंटेंस दिया गया है जिसने अपने घर के 7 मेंबर्स का मर्डर कर दिया था। तो अभी तक महिलाओं को भारतवर्ष में कोई डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया, लेकिन ये पहला केस था। तो हाई कोर्ट ऐसे डेथ सेंटेंस जिसमें महिला प्रेग्नेंट है उसको पोस्टपोन कर सकती है, क्योंकि ये महिला को डेथ सेंटेंस दिया गया है, ना कि उसके बच्चे को। ओके, नाउ वी कम टू द IPC sections. Indian Penal Code sections 1860. The first section is definition of injury. Section 44. Section 46, definition of death. Section 82, no criminal responsibility of child below 7 years. 7 साल से नीचे के किसी भी बच्चे की क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि वो उस अपराध के बारे में जानता नहीं। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 84, नो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसेन। इसके लिए मैकनटन्स रूल लाया गया, जो कि एक लीगल टेस्ट फॉर इंसेनिटी इन इंडिया है। इस इंसेनिटी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है हमारे लॉज में, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो कि अपने आप को इंसेन बताकर बच जाते हैं। तो उस मैकनटन्स रूल लाया गया है, जो एक इंसेनिटी का एक लीगल टेस्ट है, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति रियली में पागल है या नहीं, ताकि इस लॉ का कोई मिसयूज ना हो सके। द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 85, एक्ट अंडर इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इज नॉट एन ऑफेंस। ये कहता है कि यदि कोई धोखे से किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो यह एक ऑफेंस नहीं है। 86
सेक्शन 86 एक्ट अंडर वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इज एन ऑफेंस। यदि कोई जानबूझकर किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो ये एक ऑफेंस है। सेक्शन 90 कंसेंट फॉर इलीगल एक्ट इज इनवैलिड। यदि किसी इलीगल एक्ट के लिए कोई अपनी रजामंदी देता है या उसमें भागीदार बनता है तो ये एक इलीगल ये इनवैलिड है और इसके तहत कानूनी सजा है। सेक्शन 92 नो कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ सेविंग प्रोसीजर इन गुड फेथ। यदि जीवन को बचाने के लिए किसी अच्छे फेथ की वजह से कोई काम किया जाता है तो उसके लिए कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सेक्शन कहता है। सेक्शन 191 डिफाइंस परजुरी। परजुरी मीन्स गिविंग फॉल्स एविडेंस अंडर ओथ। कोर्ट में जो भी एविडेंस दिए जाते हैं वो अंडर ओथ दिए जाते हैं। ओथ उसके रिलीजन के हिसाब से दिया जाता है। हिंदू है तो उसको गीता की, मुस्लिम है तो कुरान की, और यदि क्रिश्चियन है तो उसको बाइबल की ओथ दी जाती है। तो यदि कोई ओथ के अंदर कोई फॉल्स एविडेंस देता है तो उसको परजुरी कहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। यदि कोई फॉल्स एविडेंस बनाने की कोशिश करता है या फॉल्स एविडेंस पेश करता है तो उसमें सेक्शन 192 लगेगा। सेक्शन 193 पनिशमेंट फॉर परजुरी। झूठ बोलने पर जो पनिशमेंट है वो है ये अप टू 7 years इफ फॉल्स एविडेंस इज गिवन एट एनी स्टेज ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग। इसमें परजुरी में 7 साल की सजा का प्रावधान है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 197 इशूइंग फॉल्स सर्टिफिकेट इज पनिशेबल। कोई फॉल्स सर्टिफिकेट बनाना पनिशेबल है। इसमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। 98 पेशेंट यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। यदि कोई पेशेंट कोई फॉल्स सर्टिफिकेट का यूज़ करता है या कोई झूठा सर्टिफिकेट बनवाता है तो उसमें 198 सेक्शन आईपीसी लगेगा। सेक्शन 201 डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस। यदि कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी स्टेज में कोई एविडेंस लगाया गया लेकिन उसको फिर से डिसअपीयर कर दिया गया है इस इंटेंशन से कि इससे किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है क्लाइंट को, तो ये इसमें पनिशेबल है। सेक्शन 201। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 228A डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम इज पनिशेबल। रेप विक्टिम की आइडेंटिटी पब्लिकली करना ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 269 नेग्लिजेंट एक्ट टू स्प्रेड HIV एड्स इज पनिशेबल। HIV या एड्स को स्प्रेड करने की जो नेग्लिजेंट एक्ट है वो पनिशेबल है। सेक्शन 270 मैलिग्नेंट एक्ट टू स्प्रेड HIV और एड्स इज पनिशेबल। These are the same. Next section is showing disrespect to the dead body. Example necrophilia and necrophagia. डेड बॉडी के साथ किसी प्रकार का ऐसा अनधिकृत करना ये कानूनी अपराध है। सेक्शन 299 डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड मीन्स इस तरह का कोई होमिसाइड जिसमें कि होमिसाइड करने वाले को ये मालूम हो कि वो ये होमिसाइड करने वाला है ना, और वो उसका पूरी तरह से प्लान बना के वो किसी को मारता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाता है।
सेक्शन 300 या 300 इट डिफाइंस द मर्डर। मर्डर में ये कोई प्लान होना या नहीं होना ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मर्डर में मृत्यु हो जाती है सामने वाले की, तो उसमें धारा 300 लगेगी। धारा 302 302 इट इज़ द पनिशमेंट फॉर मर्डर। 302 बहुत सुनी होगी आपने। 302 में जो धारा है वो पनिशमेंट फॉर मर्डर है। इसमें कैपिटल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। कैपिटल मीन्स उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास, और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। तो धारा 302 या 302। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 304 पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड है लेकिन उसमें मर्डर नहीं किया गया है, यानी प्लान्ड मर्डर है लेकिन उसमें मर्डर करने की कोशिश है लेकिन उसमें मर्डर नहीं हुआ, इसलिए उसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 10 साल प्लस लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस माइनस फाइन। 10 साल की सज़ा या आजीवन कारावास, और या उसमें फाइन भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 304A रैश और नेग्लिजेंट एक्ट काजिंग डेथ। रैश और नेग्लिजेंट एक्ट मानी किसी व्यक्ति द्वारा कोई नेग्लिजेंट किया जाता है या किसी काम में ऐसी लापरवाही की जाती है या काम कैसे इस तरीके से किया जाता है जिससे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें 2 साल की सज़ा या फाइन का प्रावधान है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 304B। दिस इज नोन एज द डाउरी डेथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट IPC सेक्शन। डाउरी डेथ तब कहलाएगी जब इसमें किसी महिला की मृत्यु जो है वो दहेज की प्रताड़ना की वजह से हुई हो, तो उसमें डाउरी डेथ लगती है। इसमें 7 ईयर या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों की सज़ा का प्रावधान है। 305 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसान। किसी बच्चे की या किसी पागल व्यक्ति की को सुसाइड के लिए या आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, उसके लिए सेक्शन 305 लगेगा। सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में धारा 306 या 306 लगेगी। ओके, नाउ द सेक्शन 307 दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर। इसमें मृत्यु नहीं हुई है सामने वाले की, लेकिन उसको मृत्यु करने या हत्या करने की कोशिश की गई है। उसमें धारा 307 या 307 लगेगी। सेक्शन 308 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। प्लान बनाकर मर्डर करने की कोशिश की गई है, उसमें सेक्शन 308 लगेगा। नाउ द सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नो मोर एन ऑफेंस एज मेंटल हेल्थ एक्ट 2070 डिस्क्रिमिनलाइज इट। ये सेक्शन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है तो वो एक ऑफेंस नहीं है। ये मेंटल हेल्थ 2017 के तहत कहा गया है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 334 वॉलंटरी काजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। किसी के उकसाने पर
किसी व्यक्ति द्वारा कोई हर्ट किया जाता है या उसको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसमें 1 महीने की सज़ा या 500 रुपये का जुर्माना, ये दोनों हो सकता है। Now the next section is section 335. वॉलेंट्री काजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। किसी के उकसाने पर कोई व्यक्ति के द्वारा किसी को ग्रीवियस हर्ट यानी कि ऐसी इंजरी जिसके द्वारा वो विकलांग हो जाए या कोई काम न करने के लायक रहे, उस केस में 4 years प्लस 2000 रुपीज़ का फाइन, 4 years की सज़ा का प्रावधान या 2000 रुपये की सज़ा का प्रावधान है। सेक्शन 336 रैश और नेग्लिजेंट एक्ट टू एंडेंजर लाइफ। यदि किसी व्यक्ति की जीवन को खतरा होता है किसी ऐसे नेग्लिजेंट एक्ट के द्वारा या रैश एक्ट के द्वारा जिसमें किसी की लाइफ को एंडेंजर हो सकता है, उसमें 3 month की सज़ा या 250 रुपीज़ का फाइन है। नेक्स्ट है रैश नेग्लिजेंट एक्ट टू कॉज हर्ट। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई नेग्लिजेंट एक्ट या रैश एक्ट किया गया है जिसके कारण हर्ट हो रहा है किसी को, तो उसमें 6 month की सज़ा या 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 338 रैश और नेग्लिजेंट एक्ट टू कॉज ग्रेवियस हर्ट। इसमें 2 साल की सज़ा या 1000 रुपये का फाइन लगाया जा सकता है। नेग्लिजेंट एक्ट मीन्स लापरवाही, किसी के द्वारा कोई लापरवाही की जा रही है, उसकी वजह से यदि किसी को कोई हर्ट हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट हो रहा है या लाइफ को एंडेंजर हो रहा है लाइफ को, तो उसमें ये धाराएं लगेंगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 312 क्रिमिनल एबॉर्शन विद कंसर्न। यदि किसी महिला से कंसर्न लेकर और उसका क्रिमिनल एबॉर्शन कराया जा रहा है तो ये क्रिमिनल एबॉर्शन कहलाएगा। ठीक है, इसमें धारा 312। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 313 धारा 313। ये क्रिमिनल एबॉर्शन विदाउट कंसर्न। ये किसी व्यक्ति के द्वारा कोई एबॉर्शन कराया जा रहा है जिसमें कि कंसर्न नहीं लिया गया है महिला का। ये ज़रूर याद रखिए कि एबॉर्शन के लिए सिर्फ महिला का कंसर्न ही इम्पोर्टेंट है, ना कि उसके हस्बैंड का या उसके रिलेटिव का। तो किसी महिला से कंसर्न लेकर एबॉर्शन कराया जाता है क्रिमिनल एबॉर्शन वो एबॉर्शन है जिसमें कि किसी व्यक्ति द्वारा एबॉर्शन इस वजह से कराया जा रहा है कि जो होने वाला बच्चा है वो फीमेल है या ऐसा जैसे पहले होता रहा है कि फीमेल चाइल्ड का एबॉर्शन करा देते थे, तो वो क्रिमिनल एबॉर्शन में आएगा। ठीक है ना। तो उसमें यदि कंसर्न के साथ है तो 312 और विदाउट कंसर्न है तो 313, ये 2 धाराएं लगेंगी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 314 डेथ ऑफ मदर ड्यूरिंग एबॉर्शन। यदि एबॉर्शन के दौरान मदर की डेथ हो जाती है तो उसमें 314 सेक्शन लगेगी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 315 प्रिवेंटिंग ए लाइव बर्थ और काजिंग ए लाइव बॉर्न टू डाई आफ्टर बर्थ। यदि जन्म के बाद किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसमें धारा 315 लगेगी। The next section is section 316 causing a death of a quick born child while trying to kill the mother।
यदि माँ को मारने के वजह से या माँ को मारने की कोशिश में यदि अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ होती है तो उसमें सेक्शन 316 लगेगा। नाउ द सेक्शन 317, abandoning a child more than 12 years by parents। यदि बच्चे को 12 साल से अधिक छोड़ दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा तो उसमें सेक्शन 317 लगेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 318, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। यदि किसी बच्चे के जन्म के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है और उसके डेड बॉडी को कहीं ऐसी जगह छिपा के रख दिया जाता है या छिपा के उसको गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है, जिससे कि बच्चे की आइडेंटिटी ना पता चले। या जैसे मान लीजिए कि किसी अविवाहित महिला के या किसी अविवाहित लड़की की कोई संतान हो जाती है तो उसके बच्चे को वो मार के छिपा दिया जाता है ताकि उस लड़की की बदनामी ना हो। तो इसमें ये सेक्शन 318 लगेगा। ओके, द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 319, इट डिफाइंस हर्ट। हर्ट का मीन्स होता है किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ देना, तो ये हर्ट को डिफाइन करता है। सेक्शन 320, सेक्शन 320 ये ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करता है। तो ऑल ग्रीवियस हर्ट आर कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। जितने भी ग्रीवियस हर्ट हैं जिसमें कि ऐसी इंजरी हो जिस वजह से वो व्यक्ति किसी तरह से विकलांग हो रहा हो या पार्शियली विकलांग हो रहा हो या टोटली विकलांग हो रहा हो, जिससे कि वो अपना कोई काम ना कर सके या उसको डे टू डे लाइफ काम करने में किसी प्रकार की असुविधा हो रही हो, तो उसे हम ग्रीवियस हार्ट कहते हैं। ग्रीवियस हार्ट के 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जिनमें से एक फर्स्ट पॉइंट है इमैस्कुलेशन। ऐसी हार्ट जिसमें कि कोई मस्कुलर इंजरी ऐसी हो रही हो जो कि मसल ख़त्म हो जाती है उसमें, तो वो ग्रीवियस हार्ट में आएगा। सेकेंड इज परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई। किसी भी तरफ की आँख की जो रोशनी है वो परमानेंटली चली जाए तो वो ग्रीवियस हार्ट में आएगी। थर्ड इज परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर। दोनों में से किसी साइड के कान से उसको सुनने की शक्ति खत्म हो जाए तो वो परमानेंटली तो वो ग्रीवियस हार्ट में आएगी। फोर्थ पॉइंट है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ और जॉइंट। यदि कोई जॉइंट जिसमें कि जॉइंट खराब हो रहा है या जॉइंट टूट गया है, ये जॉइंट ठीक नहीं हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी ग्रीवियस हार्ट लगेगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। यदि किसी जॉइंट का पावर ख़त्म हुआ है, वो जॉइंट काम नहीं कर पा रहा किसी भी तरह से, तो उसमें भी ग्रीवियस हार्ट लगेगी। नेक्स्ट है द परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस। यदि चेहरा या सर किसी तरह से विकृत हो गया है या इतनी ज़्यादा टूट फूट हो गई है कि उसमें विकृति आ गई है, देखने में अच्छा ही लग रहा है, या वो किसी तरह से डिसफिगर हो रहा है, तो उसमें वो ग्रीवियस हार्ट लगेगी। नेक्स्ट है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ ए बोन और टीथ। यदि कोई बोन या दांत टूट रहा है या उसका फ्रैक्चर हो रहा है या वो डिसलोकेट हो रहा है, तो उसमें भी ग्रीवियस हार्ट लगेगी। The eighth point is any hurt
which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits. यदि किसी व्यक्ति को किसी तरह का इस तरह का कोई इंजरी लगी हुई है जिसमें वो 20 दिन तक वो काम पर नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसको बॉडीली पेन है बहुत ज़्यादा, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट में आएगा। ये सेक्शन उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो डेली बेसिस पे या प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं और वो कंटिन्यूली 20 दिन तक नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको कोई जॉब से निकाल नहीं सकता है क्योंकि वो ग्रीवियस हर्ट के अंतर आएगा। ग्रीवियस हर्ट भी होती है और नॉर्मल सिंपल हर्ट भी होती है। तो ग्रीवियस हर्ट और सिंपल हर्ट में ये डिफरेंस है कि ग्रीवियस हर्ट में जो इस तरह की इंजरी हुई है जिसमें कि परमानेंटली डैमेज हो रहा है और वो रिकवर नहीं हो पाता है, और सिंपल हर्ट में वो कुछ दिन के बाद रिकवर हो जाता है। ये इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है 321, इट डिफाइंस वॉलंटरी काजिंग हर्ट। यदि किसी को हर्ट जानबूझकर किया जा रहा है तो वो 321 सेक्शन में आएगा। सेक्शन 322 डिफाइंस वॉलंटरी काजिंग ग्रीवियस हर्ट। इसमें किसी को जानबूझकर ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा है, उसे ऐसी इंजरी दी जा रही है जो ग्रीवियस हर्ट है, तो वो सेक्शन 322 में आएगा। नाउ वी कम टू द टेबल। इसमें आईपीसी सेक्शंस, द cause for the punishment and years of punishment and power of judge, ये दिया गया है। तो आईपीसी सेक्शन 323 ये डिफाइन करता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। इसमें 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है एंड सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस सेंटेंस को पास करता है। ये सज़ा सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट देता है। नेक्स्ट है सेक्शन 324 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स। किसी हथियार के द्वारा वॉलंटरी या जानबूझ के हर्ट किया जा रहा है तो उसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस सज़ा को देता है। नेक्स्ट से सेक्शन 325 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। इसमें 7 ईयर्स की सज़ा है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस सज़ा को सुनाता है। नेक्स्ट है 326 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। ग्रीवियस हर्ट किसी डेंजरस वेपन के द्वारा दिया जा रहा है तो उसमें 10 ईयर्स की सज़ा है और इसको असिस्टेंट सेशन कोर्ट सज़ा को सुनाता है। Now the next section is section 326A causing grievous hurt by throwing or administering acid। ये एसिड अटैक कहलाता है। सेक्शन 326B अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड, ये भी एसिड अटैक है। तो सेक्शन 326A एंड 326B ये दोनों एसिड अटैक कहलाएंगे। यदि एसिड अटैक से ग्रीवियस हर्ट हो रही है तो उसमें 10 साल की सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन की सज़ा है, और यदि एसिड अटैक ही किया गया है उससे ग्रीवियस हर्ट नहीं हो रही है तो उसमें 5 साल की सज़ा प्लस फाइन का प्रावधान है। नेक्स्ट है सेक्शन 334 किसी के उकसाने से, यदि किसी के उकसाने से किसी तरह की हर्ट हो रही है तो वो 1 मंथ की सज़ा
या 500 रुपीज़ फाइन है। नेक्स्ट है सेक्शन 335 वॉलंटरी काजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। किसी के उकसाने से ग्रीवियस हर्ट हो रहा है तो इसमें 4 ईयर्स की सज़ा या 2000 रुपीज़ का फाइन है। सेक्शन 350 यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स ऑन अनदर पर्सन टू कॉज इंजरी, फियर्स, अनोनाइंस। एग्जाम्पल एग्जामिनेशन ऑफ ए पेशेंट विदाउट कंसेंट। सेक्शन 350 ये उस केस में लगेगा जिसमें कि किसी व्यक्ति को डरा के धमका के, है ना, या बहला मतलब कोई काम कराया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल है कि किसी पेशेंट का एग्जामिनेशन उसकी कंसर्न के बिना हो रहा है तो इसमें सेक्शन 350 लगेगा। ओके, now the next section is section 351. It defines the assault. Assault means making a gesture even without touching so that the other person believes that criminal force will be used. असल्ट का मीन्स होता है किसी को जानबूझकर शर्मिंदा करना। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा जेस्चर या कोई ऐसी इशारे जिसमें कि ज़रूरी नहीं है कि टच ही किया जाए, उसमें सामने वाले को लगता है कि ये जानबूझकर या क्रिमिनल इंटेंशन से किया जा रहा है, ये असॉल्ट कहलाता है। असॉल्ट में जो आईपीसी लगेगी वो आईपीसी 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरज हर मोडेस्टी। किसी महिला को बेइज्जत करने के लिए किसी प्रकार का कोई कृत्य किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसमें 1 से 5 साल की सज़ा प्लस फाइन का प्रावधान है। सेक्शन 354A सेक्सुअल हरासमेंट, अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ फॉर सेक्सुअल फेवर, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल। किसी महिला की इच्छा या अनुमति के बिना उसको फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए कोई डिमांड कर रहा है, उसके लिए उसको कोई पोर्नोग्राफी मूवी दिखा रहा है तो उसमें 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट या फाइन दोनों का प्रावधान है। मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स, यदि वो कोई कलरफुल रिमार्क्स बना के दे रहा है उस महिला को बार बार परेशान कर रहा है तो उसमें 1 साल की सज़ा और फाइन दोनों का प्रावधान है। सेक्शन 354B असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब। किसी महिला को जानबूझकर इस तरह से करना कि उसमें उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करना या उससे छीना झपटी करना तो उसमें 3 से 7 साल की सज़ा और फाइन है, फाइन दोनों का प्रावधान है। सेक्शन 354C वायरिज्म, इसका मीन्स होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए देखकर उसको किसी व्यक्ति को प्लेजर होता है तो उसे वायरिज्म कहते हैं। इसमें फर्स्ट जो है सज़ा वो 1 से 3 साल की सज़ा प्लस फाइन है और इसमें दूसरी सज़ा है वो 3 से 7 साल की सज़ा प्लस फाइन है। नेक्स्ट है सेक्शन 354D स्टॉकिंग, किसी का पीछा करना, बार बार, है ना, तो उसमें 1 साल की सज़ा, मतलब फर्स्ट है इसमें 3 इयर्स की सज़ा और प्लस फाइन और सेकंड है 5 इयर्स की सज़ा प्लस फाइन। इसमें कोई भी कोर्ट इसमें सज़ा दे सकती है।
स्टॉकिंग कई तरह से होती है। स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना। स्टॉकिंग में बार बार रिपीटेडली किसी का पीछा किया जाता है, या उसको बार बार मैसेज करना, टेक्स्ट मैसेज करना, या बार बार उसको फ़ोन करना, रात बेरात फ़ोन करना। इस तरह से जब कोई किसी को परेशान करता है तो उसमें 344D सेक्शन लगता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 375। ये रेप की डेफिनेशन है। व्हाट इज़ द रेप? रेप केस में सेक्शन 375 लगता है। रेप की कुछ डेफिनेशन है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, किस कंडीशन में रेप का चार्ज लगेगा। तो कुछ कंडीशन इसमें ऐसी हैं, जैसे फर्स्ट कंडीशन है penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman. Second है insert any object or a part of the body not being the penis, penis के अलावा और कोई भी पार्ट यदि वो इंसर्ट करता है into the vagina, the urethra or anus of a woman, तो वही रेप कहलाएगा। सेक्शन पॉइंट सी manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body. Section D applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman. तो ये जो है ABCD 4 पॉइंट है। यदि ऐसा कोई करता है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। रेप की कुछ कंडीशन है, कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं। यदि ये 7 सर्कमस्टेंसेस होते हैं तभी वो रेप कहलाएगा। तो जो फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस है, फर्स्ट कंडीशन है, वो है ये महिला की विल के अगेंस्ट होना चाहिए, अगेंस्ट हर विल, उसकी शक्ति के विरुद्ध होना चाहिए। दूसरा है विदाउट हर कंसर्न, उसकी मर्जी के बिना होना चाहिए। थर्ड है विथ हर कंसर्न, व्हेन हर कंसर्न हैज़ बीन ऑब्टेन्ड अंडर फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट। यदि किसी महिला को डरा के, धमका के, उसको मारने की, जान से मारने की धमकी देने कोई व्यक्ति देकर उसके साथ रेप करता है तो वो रेप कंडीशन, सेक्स करता है तो वो रेप की कंडीशन में आएगा। Now the fourth point, with her consent when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is lawfully married. यदि next point है with her consent when obtained under unsoundness of mind or intoxication. यदि किसी नशीली दवाई के या किसी पॉइजन के प्रभाव में आकर महिला बेहोश हो जाती है या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, यानी कि पागल वगैरह है, तो उस महिला के साथ यदि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ज़बरदस्ती करता है, तो उसमें भी रेप की सेक्शन लगेगी। Now 6 point, with or without her consent when she is under 18 years of age. 18 साल से कम उम्र की कोई महिला है या लड़की है तो उसके साथ किया गया हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप की कैटेगरी में आएगा। 18 साल से कम होना चाहिए उसमें उम्र। 18 साल से ऊपर है तो रेप का केस सिंपली नहीं लगता। नेक्स्ट है व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसर्न। यदि वो कंसर्न देने की स्थिति में नहीं है और फिर भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। नाउ वी कम टू द सेक्शन 376 1 पनिशमेंट फॉर रेप। दिस इज 10 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 साल की सज़ा या आजीवन कारावास रेप के केस में होता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 376 2 कस्टोडियल रेप। ये पुलिस कस्टडी में होता है और रेप विद द प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग कम्युनल वायलेंस और मेंटली डिसेबल्ड फीमेल और बाय
any relative। तो यदि वो पुलिस कस्टडी में रेप होता है किसी महिला के साथ, या किसी प्रेग्नेंट महिला के साथ रेप होता है, या कम्युनल वायलेंस, किसी कम्युनिटी के द्वारा कोई वायलेंस होता है, तो उसमें भी रेप की धारा लगती है। मेंटली डिसेबल्ड, कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला है, उसके साथ किया गया हुआ है, ये रेप का चार्ज लगता है। और बाय रिलेटिव, किसी रिलेटिव के द्वारा यदि किसी के साथ किसी महिला के साथ किया जाता है, तो ये इसमें भी ये धारा लगेगी। इसमें 10 साल की सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों का प्रावधान है। तो समझ लीजिए आप कि इन दोनों में सेम सज़ा है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 376(3), रेप ऑन फीमेल बिलो 16 ईयर्स। 16 साल से कम उम्र की कोई महिला है तो उसके साथ यदि कोई रेप किया जाता है तो उसमें 20 साल की सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों का प्रावधान है। 18 साल से ऊपर की कोई महिला है तो उसके साथ यदि रेप होता है तो सिंपली उसमें रेप केस नहीं लगता है। लेकिन 18 साल से कम या 16 साल से कम की जो महिला है उसके साथ किया गया हुआ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स वो रेप की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि सेक्शन 376(1), 376(2), 376(3) ये तीनों में रेप का पनिशमेंट दिया है। ये टेबल है, इस टेबल में IPC सेक्शन दिए गए हैं और रेप के, और उसमें किस चीज़ के लिए कितनी सज़ा है, उसका प्रावधान कितना है सज़ा का, ये दिया गया है। तो IPC सेक्शन 376A, पनिशमेंट फॉर काजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन ए परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ द विक्टिम। यदि किसी महिला के साथ रेप किया जाता है और वो इस हालत तक पहुंच गई है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है या मृत्यु की तुल्य उसको कष्ट मिल रहा है, तो उसमें 20 साल की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मृत्युदंड तीनों का प्रावधान है। सेक्शन 376AB, इसमें रेप ऑन फीमेल बिलो 12 ईयर्स। 12 साल से कम उम्र की किसी महिला बच्ची के साथ रेप होता है तो उसमें 20 साल की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मृत्युदंड, इन सभी का प्रावधान है। पहले मृत्युदंड नहीं देते थे, लेकिन अब रेप केस बढ़ने की वजह से अब मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान हो गया है। Now the section 376B, it tells the sexual intercourse by husband with wife during separation without her consent। यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों सेपरेट हो गए हैं या डिवोर्स हो गया है उनका, इसके बाद भी वो महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है लेकिन महिला की मर्जी नहीं है, तो उसमें 2 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 376C, सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप बाय पर्सन इन अथॉरिटी। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी पावरफुल व्यक्ति के द्वारा या किसी बॉस और उसके द्वारा किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है जो कि रेप करने की कोशिश नहीं है लेकिन फिर भी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, तो इस कंडीशन में 5 से 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। नाउ द कम सेक्शन 376D, ये गैंग रेप। तो गैंग रेप एक सिंगल पर्सन के द्वारा नहीं होता है, ये ग्रुप के द्वारा होता है। तो इसमें रेप बाय वन और मोर पर्सन्स कंस्टिट्यूटिंग ए ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरहेंस ऑफ ए कॉमन इंटेंशन। एक कॉमन इंटेंशन के साथ किसी महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उसमें 20 साल की सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों का प्रावधान है। सेक्शन 376DA, गैंग रेप ऑन ए फीमेल बिलो 16 ईयर्स, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। सेक्शन 376DB, गैंग रेप ऑन फीमेल बिलो 12 ईयर्स। 12 साल से कम उम्र की किसी महिला के साथ गैंग रेप किया जाता है तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मृत्युदंड दोनों का प्रावधान है। 76E, ये रिपीटेड ऑफेंडर्स
जो बार बार रेप करते हैं या जिनकी हैबिट में है रेप करना बार बार, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मृत्युदंड दोनों की सज़ा का प्रावधान है। It tells the unnatural sexual offense, unnatural sexual offense recently updated है। Concealed sexual intercourse between two men is not an offense। यदि से कम का है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में यदि कोई एडल्ट या शादीशुदा व्यक्ति रिलेशनशिप बनाता है तो वो एडल्ट्री कहलाएगा। ओके, द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 493। ये कहता है कोहैबिटेशन caused by a man deceitfully including a belief of lawful marriage। इसका मतलब है ये जो आईपीसी है ये डिवोर्स का एक बहुत बड़ा बेस बनता है, जिसमें जो आदमी है वो ये सोचता है कि उसकी शादी किसी और महिला के साथ में हुई है और वह उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत में उसकी शादी किसी और से हुई है। तो इसमें जो है ये एक मैन को डिल्यूजन टाइप का होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 498। 498 कहता है इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विथ क्रिमिनल इंटेंट ए मैरिड वुमेन। किसी विवाहित महिला को कोई यदि भगा के ले जाता है तो उसमें 498 आईपीसी सेक्शन लगता है। ओके, द नेक्स्ट सेक्शन इज 498A। ये जो है इसको ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम कहलाता है, 498A। इसमें परिवार के मतलब हस्बैंड के या हस्बैंड के परिवार के द्वारा यदि दहेज के लिए किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है तो ये 498 सेक्शन में आएगा। इस सेक्शन का महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये महिलाओं को काफ़ी पावर देता है। इसमें यदि किसी महिला को डाउरी के लिए दहेज के लिए बार बार परेशान किया जा रहा है तो वो कोर्ट में ये 498A सेक्शन लगा सकती है। इस सेक्शन के तहत महिलाओं को गुजारा भत्ता और उनकी शादी में जो मिला हुआ स्त्री धन है वो वापस होता है, और जब तक केस चलेगा उस केस की हियरिंग में या आने जाने का जो खर्चा होता है वो हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली उठाती है, और इसमें फाइनल डिसीजन होने के बाद उस महिला को आजीवन गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है हस्बैंड के द्वारा। ठीक है, इस सेक्शन का काफ़ी मिसयूज़ भी हुआ है। बहुत सी महिलाओं ने अपने लॉस के ऊपर ये केस लगाकर उनसे गुजारा भत्ता लेने की कोशिश की है, और कभी कभी ये सेक्शन भी जो है एक डिवोर्स का एक बेस बन जाता है। ओके, द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 509 या 509। ये है सेक्सुअल इंसल्ट। किसी को सेक्सुअली इंसल्ट करना बाय वर्ड्स और जेस्चर्स टू आउटरेज मोडेस्टी ऑफ वुमेन। किसी महिला की इज्जत उतारना या उसको बेइज्जत करना सेक्सुअली उस शब्दों के द्वारा या किसी जेस्चर यानी कि किसी प्रकार के कोई इशारा करके किसी महिला को यदि कोई बेइज्जत करने की कोशिश करता है तो सेक्शन 509 सेक्सुअल इंसल्ट लगेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 510 या 510। इसमें है मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन। किसी शराब
के नशे में कोई व्यक्ति यदि पब्लिक प्लेस में किसी के साथ छेड़छाड़ करता है या बदतमीजी करता है तो उसमें ये धारा 510 लगेगी। इसमें पर्सन ड्रिंक किए हुए होना चाहिए। नाउ वी कम टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट जितने भी कोर्ट में एविडेंस पेश किए जाते हैं वो सारे के सारे एविडेंस इस इंडियन एविडेंस एक्ट में आएंगे। तो इसमें जो पहला एविडेंस है जो कोर्ट में दिया जाता है वो है डाइंग डिक्लेरेशन। सेक्शन 32 में आएगा। डाइंग डिक्लेरेशन किसी मृत व्यक्ति के द्वारा मृत्यु पूर्व दिया हुआ बयान डाइंग डिक्लेरेशन कहलाता है। सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन ये मृत्यु पूर्व किसी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ बयान होता है। डाइंग डिक्लेरेशन का कोर्ट में बहुत इम्पोर्टेंस है। कोर्ट ये मान के चलती है कि जो व्यक्ति मरा हुआ है उसका जो भी बयान है वो सत्य है, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति मरते समय झूठ नहीं बोलता। और इस विशेष पे जिस व्यक्ति के द्वारा हत्या का प्रयास किया गया है उसको सज़ा पक्की हो जाती है। डाइंग डिक्लेरेशन के सेम ही है सुसाइड नोट। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के पहले अपना सुसाइड नोट लिखता है तो उसकी भी वैल्यू डाइंग डिक्लेरेशन के समान ही है। ओके, द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 33 प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस फ्रॉम लोअर टू हायर कोर्ट। इसमें लोअर कोर्ट से कोई केस हायर कोर्ट में जाता है तो लोअर कोर्ट में जो भी एविडेंस पेश किए गए हैं वो सारे के सारे हायर कोर्ट में भी पेश करने होंगे। हायर कोर्ट में और भी एविडेंस लगाए जा सकते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट में जो भी एविडेंस लगाए गए हैं वो सारे के सारे हायर कोर्ट में लगाने पड़ते हैं। इस सेक्शन के तहत ये बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 45 एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन को एक्सपर्ट एडवाइस भी कहा जाता है। एक्सपर्ट ओपिनियन तब लिया जाता है जब कोर्ट उसकी डिमांड करती है। फॉर एग्जांपल जो एक्सपर्ट किसी चीज़ के हैं, जैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट या फॉरेंसिक एक्सपर्ट, है ना, या जो आजकल डिजिटल एविडेंस चल रहे हैं उसके एक्सपर्ट, जो ये बताते हैं कि जो भी इसमें एविडेंस दिया गया है कोर्ट के सामने वो सही है या नहीं। बहुत सारे फोर्जरी के केसेस जो रहते हैं उनमें भी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। तो ये हो गया एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट एडवाइस। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 113A। ये कहता है परसेप्शन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड फीमेल विद इन 7 years ऑफ एज। कोर्ट ये मान के चलता है इस सेक्शन में कि जो भी महिला जो 7 साल के पहले शादी के 7 साल के अंदर यदि कोई महिला सुसाइड करती है तो उसके मुख्य आरोपी उसका पति या उसके पति की फैमिली या पेरेंट्स हैं, वो उसके जिम्मेदार हैं। तो ऐसा कोर्ट मान के चलती है और इसी को डाउरी डेथ भी माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 113 या 113B परसेप्शन एज टू डाउरी डेथ। कोर्ट ये मान के चलती है कि जो डाउरी डेथ हुई है वो डाउरी की वजह से हुई है। यानी जो 7 years के अंदर कोई शादी के 7 years के अंदर ही कोई महिला मरती है तो उसमें ये माना जाता है कि उसके हस्बैंड या उसके इन लॉस इस सुसाइड के लिए जिम्मेदार हैं। और इसी तरह से सेक्शन 113B में ये माना जाता है कि उस महिला की जो मृत्यु हुई है वो डाउरी के लिए हुई है, यानी दहेज के लिए हुई है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 114A। 114A
में ये है कि कंजम्पशन एज टू कंसेंट ऑफ रेप विक्टिम। जो रेप विक्टिम है उसमें उस विक्टिम का कंसेंट लिया गया है, ऐसा कोर्ट मानती है। लिया गया है या नहीं लिया गया है, ये दोनों कंडीशन को प्रूव करना पड़ता है। लेकिन कोर्ट ये मानती है कि यदि 18 साल से ऊपर की कोई महिला है तो उसका कंसेंट हो सकता है ना। तो ये कोर्ट में क्लियर करना पड़ता है एडवोकेट्स के द्वारा कि उस महिला का कंसर्न नहीं था, तभी रेप का चार्ज लगेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कुछ और सेक्शंस हैं, सेक्शन 3 ये IEA, इट इज़ आल्सो नोन एज एविडेंस। सेक्शन 32(1) IEA, it is dying declaration. Section 45 IEA, it is expert witness. Section 154 IEA, it is hostile witness. हॉस्टाइल विटनेस वो होते हैं जो केस के दौरान जो दिए हुए उनके बयान हैं उनसे मुकर जाते हैं कि जो ये हमने बयान दिया ये सही नहीं है, ये हमने जो भी बयान दिया है वो किसी प्रेशर में आके, दबाव में आके दिया है। तो ये सेक्शन 145 IEA में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज आल्सो नोन एज द कंसेंट। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। तो इसमें ग्रीवियस हर्ट और हर्ट में डिफरेंस दिया गया है। तो इसके अनुसार जो हर्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 319 ऑफ द कोड, whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. As per section 320 of the code, grievous hurt is caused through specific nature of injuries such as emasculation, loss of sight, loss of hearing, loss of limb or joint, loss of use of any limb or joint, disfiguration of the head or face, fracture or dislocation of a bone or tooth, and dangerous to life। 19 कहता है कि किसी पर्सन को हार्ट के द्वारा बॉडीली पेन यदि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो वो हार्ट कहलाएगा। और सेक्शन 320 ये ग्रीवियस हार्ट के बारे में बताता है। तो ग्रीवियस हार्ट वो है जिसमें कि जो इंजरी का जो नेचर है वो ऐसा होता है जिसमें कि उस पर्सन को पार्शली या कम्प्लीटली हैंडीकैप्ड बना सकता है। सिंपल हार्ट डज नॉट endanger life while grievous heart may cause the danger to life। सिंपल हार्ट में लाइफ को डेंजर नहीं होता है, लेकिन ग्रीवियस हार्ट में लाइफ को डेंजर होता है। थर्ड पॉइंट इज सिंपल हार्ट इज नॉट सीरियस while ग्रीवियस हार्ट इज सीरियस इन नेचर। सिंपल हार्ट सीरियस नहीं है, लेकिन ग्रीवियस हार्ट का जो नेचर है वो सीरियस होता है। नाउ से पॉइंट 4, hurt is punishable when it is accompanied with other offenses such as voluntary causing hurt etc। हर्ट तब पनिशेबल हो जाएगी जब वो हर्ट किया गया है वो सोच समझ कर किया गया है। whereas grievous hurt itself it is a punishable offense। लेकिन जो ग्रीवियस हर्ट है वो अपने आप में ही एक पनिशेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट पॉइंट इज 5 पॉइंट, simple hurt is little more than frolic which a good natured man would hardly resent, but the grievous hurt is that offense which approaches in economy to murder। ये कहता है जो सिंपल हर्ट है वो
किसी गुड नेचर पर्सन के द्वारा कुछ ज़्यादा किसी को मारपीट कर दिया गया है, कुछ ऐसा नुकसान किया गया है, तो वो सिंपल हर्ट में आएगा। लेकिन जो ग्रीवियस हर्ट है ये एक ऑफेंस है और ये मर्डर करने की या किसी की हत्या करने के प्रयास में किया जाता है। तो ये सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में ये बेसिक डिफरेंस है। Now we come to the IPCs for sexual assault and sexual harassment. IPC 351 section first है section 351 IPC. It defines the assault. Section 352 IPC. This is the punishment for assault. Section 354A IPC, punishment for sexual harassment 1 to 3 years. Section 354B IPC, use of criminal force on women to disrobe, 3 to 7 years punishment. Section 354C IPC, voyeurism है. Section 354D IPC, stalking. Stalking में first offense it is cognizable and bailable है, and second offense cognizable and non-bailable है. 509 IPC, word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman. किसी महिला की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करता है या उसको कोई शब्द ऐसे बोलता है या ऐसे कोई इशारे करता है जिस महिला की इज्जत खराब हो रही हो, तो उसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है. Section 510 IPC, in public by a drunken person, simple imprisonment up to 24 hours. Now IPC for sexual offenses. First IPC है sexual offense law, section 375 IPC. Punishment for rape is given by section 376 IPC. Section 53A CRPC, examination of rape accused under request of police. Section 54 CRPC, examination of rape accused at his own request. And section 164A, medical examination of rape victim. So you people have understood all of the sections related to the forensic medicine and toxicology. We took only the high yielding points for exam purpose only. For more details, you can take references from the books of academics. We just giving only the high yielding points. Please like and share our videos so you can get the proper notification of our educational videos. So thank you for watching this video. Best of luck all of you.